मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम। आज लगता है कुछ प्रॉब्लम ही चलने वाला है ना। देखिए ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 4.11 है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4.11 क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.12 क्वेश्चन है और ये है एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग मोलिकुलरिटी पर आएंगे। अगर टाइम बचता है तो मोलिकुलरिटी करेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए बच्चों। कहता है कि द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। W मतलब विथ, R मींस रिस्पेक्ट, T का मतलब टू। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू A। फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब कि A का ऑर्डर कितना बाबू 1, एंड 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू B। तो कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है इन द फॉलोइंग टेबल में। ये जो टेबल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर कर दो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कर दो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कर दो, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कर दो और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कर दीजिए। तो कहता है कि एक ए का कॉन्सेंट्रेशन सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या होगा भरना है ना। फिर ए का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या होगा भरना है, और रेट एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में कितना होगा भरना है। तो ये चीज करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन एक तो हम लोग लिखते हैं कि रिएक्शन जो है A प्लस बी, और ये कोई आपका प्रोडक्ट बनाता है और कहता है क्वेश्चन में कि द रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड 0 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। इसका तुम जब रेट लॉ इक्वेशन जब तुम लिखोगे तो बोलोगे कि R बराबर K और A के पावर कितना 1, क्योंकि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है बाबू फर्स्ट ऑर्डर है, और B के रिस्पेक्ट में कितना है बाबू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली कि R बराबर K, और यहाँ पर सिर्फ A के पावर 1 हो जाएगा तो यही हो जाएगा, और B के पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके सामने आ गया रेट लॉ इक्वेशन। अब इस डाटा का इसका वैल्यू लेकर के हम लोग को यहाँ से खाली जगहों को क्या करना है, फिल करना है, ठीक ना। अब जैसे मान लो सपोज दैट कि हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इसका जगह खाली करना है ना। तो हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में K का वैल्यू क्या होगा और A का वैल्यू क्या है। अगर मान लो कि तेरे सामने अगर K का वैल्यू अगर निकल जाता है तो हम लोग यहाँ से आराम से A का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो K का वैल्यू तुम कहाँ से निकालेगा, देख तो यहाँ पर भी खाली है तो यहाँ से भी नहीं निकलेगा, यहाँ पर खाली तो यहाँ से भी नहीं निकलेगा, और यहाँ पर खाली है तो यहाँ से भी K का वैल्यू निकलेगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबका वैल्यू दिया हुआ है तो आसानी से हम लोग यहाँ से रेट दिया हुआ है, B का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, A का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर B का कॉन्सेंट्रेशन तो 0 हो जाएगा तो इसका तो वैल्यू होगा नहीं। तो यहाँ पर R बराबर क्या रखेंगे, इसका वैल्यू R बराबर K का वैल्यू A का वैल्यू A की जगह यहाँ पर 0.1 कर देंगे, R का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और K का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले तुम क्या करो, ऐसा काम करते हैं हम लोग कि आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट करो। चलो देखो यहाँ पर बनाता हूं मैं। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से देखो तो हम लोग बोल सकते हैं R बराबर तो K इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। B का तो है ही नहीं बाबू, B का तो 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से देख तो वैल्यू पुट कर दो जरा सा। R बराबर कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना -2 बराबर K इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन कितना पुट करेंगे, यहाँ पर 0.1 पुट करेंगे तो यहाँ से K का वैल्यू निकल जाएगा। क्या हो जाएगा K का वैल्यू, चलो एक बार स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से, जल्दी से कर दो बाबू मेरे, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा सकता हूँ। चलो देखो इस क्वेश्चन को मैं मिटा सकता हूँ, जरा देखो यहां पर हमने सॉल्व किया इसके आगे तो मालूम चला क्या, एक तो इसके आगे इसके जस्ट ऊपर में आना क्या करोगे, यहाँ पर है K गुना K इंटू 0.1 बराबर कितना है बाबू 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना -2 है।
इसीलिए k का वैल्यू तुम निकालोगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना -2 बटा 0 पॉइंट कितना 1 हो जाएगा। कोई बात नहीं है, इसको हटाओगे तो यहाँ चल जाएगा 10 यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -1 बराबर कितना 0.2। ये क्या हो गया तेरे पास k का वैल्यू निकल गया 0 पॉइंट कितना 2। बाकी जो भी यूनिट होता है लिखाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्या किया मैंने, हम लोग को क्वेश्चन में कहता है कि ये कोई टेबल दिया हुआ है और ए और बी मिल करके कोई प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्शन ए प्लस बी है। कहता है कि ए जो है उसका ऑर्डर कितना है फर्स्ट है और बी जो है उसका ऑर्डर कितना है 0 है। तो हमने क्या किया कि हम लोग को इस जगह को देखो इसको भरने के लिए रेट लॉ जब इक्वेशन लिखोगे तो r बराबर के a के पावर 1 और b के पावर 0, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सारा वैल्यू पुट किया, b का पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में इसमें गुना करेंगे तो 1 यही हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज होगा नहीं। तो r दिया हुआ क्वेश्चन में, k आपका निकालना है, a आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाए। रेट कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं r बराबर k है, तो r का वैल्यू दिया एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में। अब तुम बोलोगे कि क्या सर एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड से या एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से हम k का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए आपको ये भी होना चाहिए और आपको ये भी होना चाहिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया जाए तो 2, 3, 4 एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं गैप है, कुछ चीज नहीं दिया हुआ है ना। जैसे इसमें ये नहीं दिया हुआ है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये नहीं दिया हुआ है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये नहीं दिया हुआ है। तो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की वजह से हम के नहीं निकाल सकते हैं। तो कहाँ जाएंगे? एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और आसानी से हम लोग के का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट कर दिया और यहाँ से यहाँ करने पर के का वैल्यू हमने यहाँ से फाउंड आउट कर दिया और के वैल्यू कितना है 0.2। अब जिस एक्सपेरिमेंट में फिल इन दी ब्लैंक्स है वहां ये फॉर्मूला लगा करके डाटा पुट करके वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब देखते हो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में तो कोई है नहीं, अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में, ए का वैल्यू निकालना है। तो नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की हम बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर अगर हम 2 में अगर हम बात करें तो तुम बोल सकता है कि r बराबर k इंटू कितना बाबू, एक कंसंट्रेशन रहेगा। अब देख तो यहाँ पर तेरे को बोलता है क्या निकालने के लिए मेरे भाई, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में a का वैल्यू निकालना है, ये वाला, ये जगह खाली है। तो क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि a का कंसंट्रेशन बराबर कितना होगा, r बटा कितना k हो जाएगा। और देख तो r का वैल्यू तूने निकाला 0.2 निकाला और k का r का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 4.0 गुना 10 के पावर माइनस कितना 2 और यहाँ पर तो k का वैल्यू कितना आपने निकाला 0 पॉइंट कितना बाबू 2 हो जाएगा। आप तुम इसको आसानी से बना दो, नहीं बन जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ तो, ये से यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको तुम करोगे तो यहाँ पर 10 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। और इसको कर देते कितना बार में, ये 2 बार, यानी कि तेरा 2 इंटू 10 टू द पावर कितना -1, 10 के पावर 1 है, 10 के पावर -2 है, तो 10 के पावर कितना -1 हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। ये क्या निकल गया मेरा, ए का कंसंट्रेशन निकल गया। तो यहाँ पर क्या तुम भर दिया बताओ, यहाँ पर तुम्हारा क्या भरा, यहाँ पर तुमने भरा 0 पॉइंट कितना आया 2 आया, ठीक ना। मैं इसको घेर दे रहा हूँ, मतलब निकालने के बाद ये वैल्यू आएगी, ठीक ना। अब उसी तरीके से तुमको बोलेगा कि इसको निकालना है, माने कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जाना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जाओ तो ए का दिया हुआ, बी से कोई मतलब है क्या, बी के कंसंट्रेशन कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बी का रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर कितना 0, किसी का भी 0 करेंगे उसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोग को सिर्फ आर चाहिए, ए चाहिए, के चाहिए, यही तीनों भरना है। तीनों में से 2 आपका दिया हुआ, एक को आपको निकालना है, नहीं बन जाएगा। तो जिससे मैंने एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को निकाल करके बना दिया आपको, ये हमारा काम हो गया, इसका काम हम लोगों ने कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में रेट भरना है, तो तुमको क्या दिया हुआ है देख तो, आर तुम्हारा निकालना है, इसमें के का वैल्यू तुम निकाल चुके हो कितना 0.2। अरे बाबा रेट कांस्टेंट सेम रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा, चाहे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इस्तेमाल करो, 2 इस्तेमाल करो, 3 इस्तेमाल करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है, आर का वैल्यू निकालना है और ए का कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में कितना दिया हुआ है 0.4। इसको कर करके आप इसको भर लीजिएगा और आप इसको भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
जल्दी से नोट कर लो इसको, और इस क्वेश्चन को मैं मिटाऊंगा। हो गया, आ जाएगा करना, कुछ नहीं है, करके मेरे को भेजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है, बस थोड़ा सा नया नया चीज है कि फिलिंग द ब्लैंक इसको कैसे डील करेंगे, ये चीजें है ना, और कुछ भी नहीं। चल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ना, तो इसको क्वेश्चन देखे ना, इसको देख लेते हैं ना, ताकि मिटा देंगे तो इसको आसानी हो। कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन Cl2 एंड NO। क्लोरीन में और नाइट्रिक ऑक्साइड में जब रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरह का रिएक्शन मिलता है। कहता है कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, याद रखना, जब दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन Cl2 और NO का कंसंट्रेशन को जब डबल करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय फैक्टर कितना, 8। ठीक है, कहता है कि हाउएवर इफ ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल, द रेट इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ कितना, 2। तो कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO का ऑर्डर निकालना है ना। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि Cl2 है और NO है, और रिएक्शन करवाते हैं, Cl2 + 2NO है, और रिएक्शन वाला तो बोलता है 2NOCl बनता है। कहता है क्या कि इसका भी कंसंट्रेशन और इसका भी कंसंट्रेशन, जब दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो कहता है कि जो रेट है वो 8 गुना से बढ़ जाता है, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8। दूसरा कंडीशन में कहता है इफ रेट सिर्फ Cl2 का डबल करते हैं, सिर्फ Cl2 का रेट अगर डबल कर देंगे तो कहता है कि रेट जो है Cl2 का कंसंट्रेशन जब डबल करते हैं तो कहता है कि रेट क्या है, दुगना हो जाता है। तो कहता है कि रेट लॉ इक्वेशन निकालिए, है ना, निकालना ही पड़ेगा। और कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका निकालना है, NO का निकालना है। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। चल दो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को मान लीजिए 1 था, है ना, इसको मान लो 2 मान लो। देखो अब कुछ भी नाम दे दो, कुछ दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कर दिया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो। हमारे सामने रिएक्शन क्या है, Cl2 है + 2NO है, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनाता है उससे मेरे को मतलब नहीं है, 2NOCl है। ये क्या बनता है इससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग अगर इसका रेट लिखोगे तो कितना हो जाएगा बोलो तो, K × Cl2 के पावर कितना x और NO के पावर कितना बाबू कितना y। यहाँ पर 2NO मत कर देना। आई बस में, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बैलेंसिंग के लिए इसका कोई रोल प्ले नहीं होगा। वो सब जब बढ़ाया जाएगा मैकेनिज्म और रिएक्शन में तब आपको बताएंगे क्या इसका रोल है, ठीक है ना। तो ये हमारा NO के पावर y, Cl2 के पावर क्या हो गया, x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तुम चाहो तो इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 1 मान लो। Now, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन के अनुसार देखो तो जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या कर दिया जाए, डबल कर देता, तो कहता है हाँ, तो Cl2 का जब कंसंट्रेशन, जब हम इसकी बात करेंगे ऐसा कर दे, यहाँ पर N1 N2 एक क्या बोलते हैं, R1 R2 मान लेते हैं, है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा क्या पर। अगर तो क्वेश्चन की बात करें, Cl2 का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाता है, 2 × Cl2 हो जाता है ना। देखो ये Cl2 का कंसंट्रेशन ये आपने माना है शुरू से जो दिया हुआ है, इसमें कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। और कहता है कि NO का भी कंसंट्रेशन जो कितना होता है, 2NO के डबल होता है। अब यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग, है ना, इसको R1 मान लेते ना, इसलिए R2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ तो, कि ये हो जाएगा Cl2 की जगह कितना लिखेंगे बाबू, 2Cl लिखेंगे, बोलो 2Cl2 ये हो जाएगा × 2NO हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना, 2, इसका पावर कितना है x, इसका कितना है पावर y, हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, एक दूसरे से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए R1 बटा कितना, R2 कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, K और Cl2 के पावर कितना x × NO का पावर कितना है बाबू,
y डिवाइडेड बाई कितना है k, Cl2 की जगह यहाँ पर 2Cl का पावर कितना है x, यहाँ पर 2NO का पावर कितना है पर y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। k से k कैंसिल, Cl2 से तेरा Cl2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाए ना, NO से तेरा NO2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ऊपर में 1 और नीचे में 2, तो 1/2 के पावर कितना हो जाएगा तेरा x इंटू 1/2 के पावर कितना हो जाएगा तेरा y हो जाएगा। इधर देख तो क्या कहता है, on doubling the concentration of both reactant the rate of the reaction increase by factor कितना 8, यानी कि R2 कितना हो जाएगा, पहले का 8 गुना हो जाएगा, यानी कि R1 बटा R2 कितना हो जाएगा 8R1 हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आई क्वेश्चन में। अब यहां से कर दो 1/2 के पावर x है इंटू 1/2 के पावर कितना y है। तुम इसको ऐसे लिख सकता है, क्या R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, 1/8 लिख सकता है और बराबर 1/2 के पावर x प्लस y लिख सकते हैं। देखो दोनों का बेस अगर समान है तो पावर दोनों का क्या होता है, जुट जाता है। जब ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा पहले हो जाएगा m के पावर x इंटू n के पावर कितना y, तो कितना हो जाएगा बोल तो m के पावर x इंटू m के पावर y, तो कितना हो जाएगा बोलो m का पावर x प्लस y, सब पढ़े हो जाएगा 9th में, है ना। तो यहाँ पर 1/2 के पावर x है, 1/2 के पावर y से, तो यहाँ पर 1/2 के पावर x प्लस y, और देखो इधर कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इस 1/8 को तुम लिख सकता है 1/2 के पावर 3 लिख सकता है क्या, एक का 3 से गुना करेगा तो एक ही होगा, 2 को 3 से करेगा तो 8 हो जाएगा, बराबर कितना 1/2 के पावर कितना x प्लस y, बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन मिटा दें, क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन याद है ना, यहां से इफ ओनली कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल, मिटा देता हूं यहां से शुरू से, क्वेश्चन आपके पास चला गया है। ना तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x प्लस y की वैल्यू कितना 3 के बराबर हो जाएगा। ये भी तरफ तो दोनों बराबर के दोनों तरफ क्या है, दोनों सेम चीज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना 3, कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया यहाँ से। चल अब आते हैं फिर नाउ अगेन कहता है कि यदि हम लोग सिर्फ Cl2 का कंसंट्रेशन क्या करते हैं, डबल करते हैं, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है ना। एक बार हमने क्या किया, दोनों का कंसंट्रेशन डबल किया तो इस तरह का कंडीशन आ गया। फिर कहता है कि सिर्फ Cl2 का कंसंट्रेशन डबल कीजिएगा तब क्या होता है, नाउ क्या बोल सकते हैं कि Cl2 का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा कितना 2Cl2 हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलो रेट याद रखना कितना से 2 से बढ़ जाता है, मिटा देता हूं आप क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं देख तो, इसलिए हमारा R1 बराबर कितना था ओरिजिनल इक्वेशन, K इंटू Cl2 के पावर कितना x, NO के पावर कितना था बाबू y था। हमारा R3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर R2 लिया था, यहाँ पर R3 कर देते हैं Cl2 के लिए स्पेशली, यहाँ पर K और Cl2 सिर्फ 2Cl2 हो जाता है और NO आपका कोई चेंज नहीं होता, NO जैसा का तैसा ही रह जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन कितना 1 था, ये इक्वेशन कितना था 3rd था। अब डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 बटा कितना कर दो 3rd कर दो, तो R1 बटे ये R3 कितना हो जाता है 2R1, यानी इसका रेट से कितना दुगुना हो जाता है, देखेंगे तो 2 इंटू कितना R1 बराबर, यहाँ से K से K तेरा कैंसिल हो जाएगा, कट दोगे यहाँ से, और यहाँ पर Cl2 बटा 2 Cl2 का पावर कितना x इंटू और तुम्हारा NO बटा NO का पावर y है, तो ये भी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, कहाँ लिखा था हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेगा तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 और Cl2 से Cl2 कट जाएगा, तो 1/2 के पावर कितना है तेरा x हो जाएगा। ये तो खत्म हो जाएगी कहानी है। देख तो 1/2 के पावर x, 1/2 बराबर 1/2 के पावर कितना x, देख तो इसका पावर क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा तेरा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब स्क्रीनशॉट करो जल्दी से, हो गया देख, देख तो हमारे सामने क्या आ गया, जरा तो
x प्लस वाई बराबर कितना निकाले थे, 3 निकाले थे, और यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसका वैल्यू तो इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3, इसलिए x की जगह वहां पर 1 प्लस वाई बराबर कितना 3, इसलिए y बराबर कितना 3 माइनस 1 बराबर कितना 2, यानी कि x बराबर तेरा 1 और y बराबर कितना तेरा 2 हो जाएगा। रेट लॉ इक्वेशन कितना हो जाएगा, रेट लॉ इक्वेशन कितना हो जाएगा बोल तो, r बराबर k, और क्या था बाबू, Cl2 था का पावर हमें x माना था और NO का पावर कितना माना था, y माना था। तो यहाँ पर पुट कर दो, Cl2 का पावर x की वैल्यू कितना 1, NO का पावर कितना बाबू, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो रेट बराबर हो जाएगा Cl2 NO पर कितना 2 हो जाएगा। तेरे से क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था तेरे से क्वेश्चन में, तेरे से क्वेश्चन में यह पूछा था कि NO के रिस्पेक्ट में NO का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, यही पूछा था ना। तो NO का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO बराबर कितना बाबू, 2। क्लियर, चलो नोट कर लो, हो गया। चलो दो क्वेश्चन बन गए, आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग रिजल्ट हैड बीन ऑब्टेन्ड, क्या कर रहा है, द फॉलोइंग रिजल्ट हैड बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन 2a प्लस b से बनता है c प्लस d। कहता है कि एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, 1 एक्सपेरिमेंट, ये 2 एक्सपेरिमेंट, ये 3 एक्सपेरिमेंट और ये 4 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, 4 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और सारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है, ए का कंसंट्रेशन सबका दिया हुआ, बी का कंसंट्रेशन दिया हुआ और सबका रेट का वैल्यू दिया है। कहता है क्वेश्चन में फाइंड रेट लॉ इक्वेशन एंड रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। रेट लॉ इक्वेशन बनाना है ना, और क्या करना है, हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। पहले जाओ तो हमने लिख दिया, ट्रिक से ही बना देता हूं, वैसे भी बना देते हैं, है ना। देखो कुछ करना नहीं है, क्या है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4 है, हो गया, ये तेरा एक्सपेरिमेंट है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूँ, 2 3 4 हो गया। ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन कितना है, ए कितना है 0.1 0.3 0.3 और 0. कितना 4 है। बी का कंसंट्रेशन कितना है बाबू 0.1 0.2 0.4 और 0. कितना है 1 है। अब देखो यहाँ पर तेरा रेट दिया हुआ, रेट कितना है 6 गुना 10 के पावर माइनस 3, इसको दिया हुआ 7.2 गुना 10 के पावर माइनस 2 है ना, और जाएगा 2.88 गुना 10 के पावर माइनस 1, और यहाँ पर कहता है कि 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 2 दिया। हमको रेट लॉ इक्वेशन निकालना है और रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन निकाल देता हूँ, चलो स्पेस थोड़ा कम था, थोड़ा मेरे को स्पेस मिल गया इधर, तो काम करने में आसानी हो जाएगी। देखो तो क्या करेगा, हम लोग को पहले रेट लॉ इक्वेशन निकालना है। तो रेट लॉ इक्वेशन निकालने के तो हाइपोथेटिकल रेट लिख लो, ए प्लस बी से अगर मान लो कि क्या बनता है, जो भी बनता है सी प्लस डी जो भी दिया था, तो इसके लिए तुम रेट लॉ लिखोगे तो आर बराबर के ए के पावर कितना एक्स इंटू बी के पावर कितना मान लिया वाई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, मेन इक्वेशन हो गया। अब हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर देंगे तो रेट लॉ इक्वेशन निकल जाएगा। एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। और यहाँ पर रेट आपको दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट आपका निकालना है, ये सब का वैल्यू दिया हुआ है निकल जाएगा। चलो देखो हम लोग को करना क्या है, पहले हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। मान लिया यहाँ किसका है, एक्स है वाई है।
हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रिक मेथड, है ना। देखो ट्रिक मेथड क्या, आप नॉर्मल मेथड भी लगा सकते हैं। आप देख लो कि कौन कौन सेम है, ये दोनों सेम है तो इन दोनों से एक इक्वेशन बना दो, एक राशि आपका कट जाएगा, y कट जाएगा। इसमें कौन कौन सेम है, एक सेम है, अगर एक सेम है यहाँ से एक इक्वेशन बना दो, है ना, तो यहाँ से तुम्हारा x कट जाएगा। यहाँ जिसको सेम लोगे इधर का निकलेगा, इसको सेम लेगा तो ये वाला वैल्यू निकलेगा। अब भाई तो ट्रिक में किया था मैं, चलो तो कौन कौन सेम है, ये जो हम लोग x का वैल्यू निकालना है, x को छोड़ देते हैं, y में देखते हैं कौन कौन सेम है। ये दोनों सेम है, सेम है ये दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम है तो इसमें हम लोग जाएंगे 1 में 4 में, ये इसका कितना गुना है बताओ, ये आपका 4 गुना है। अब रेट देख तो यहाँ पर 6 गुना 10 के पावर -3 है, -2 है, -1 है, 2.8 इंटू हाँ -1 है, यहाँ कितना -2 है। तो यहाँ पर रेट तो यहाँ पर भाई सेम नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 को तुम 0.6 गुना 10 के पावर -2 लिख सकते हो। यही दिमाग लगाना है बस, और कुछ भी नहीं है। ये कोई दिक्कत नहीं है, 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -1 है। देख तो इसको डेसिमल को इधर करेंगे तो तुम 28.8 इंटू 10 टू द पावर -2 तुम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 10 टू द पावर -2 है, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। देखो हमने क्या किया है, इसको -2 के फॉर्मूला इसके जैसा सब एक जैसा रहेगा तब ना कैलकुलेशन आसान होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब चलो हमने x का वैल्यू निकालना है, तो पहले हमने इसको पूरा बंद कर दिया। पहले इसमें देखा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में अगर तुम कैलकुलेशन तुम करोगे तो ये कितना गुना है इसका बताओ, ये कितना गुना है, 4 गुना है। अब कहता है कि इसके पावर कितना रखेंगे, इस 4 का पावर हम कितना रखेंगे कि ये 4 के बराबर हो जाएगा। तुम बोलोगे कि सर इसका पावर यदि 1 रखेंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। यानी कि तुम कह सकते हो इसीलिए x बराबर कितना 1, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे अब हम बात करेंगे किसके लिए। अब देखो इसका लेकर मत चलना, ये वाला वैल्यू है ना, क्योंकि हमने इसको इसमें चेंज किया है, सेम होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए दूसरा चीज क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग को x का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालना था, y का वैल्यू निकालना था, y को पूरा बंद करने देंगे, इसमें कोई चीज नहीं करेंगे, इधर की बात करेंगे। अब इसमें कौन कौन सेम है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में और एक्सपेरिमेंट 3 में ये क्या है, सेम है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सेम है, ठीक है। अब ये सेम है तो इसके अगल बगल का देखो तो ये वाला 2.88 नहीं 28.8, ये इसका गुना कितना गुना है बताओ तो। तुम बोलोगे सबसे हम बोलते हैं कि 4 बार, कितना है 4 गुना है, देखा ना करके, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, ये इसके कितने गुना, तुम बोलोगे कि सर 2 गुना, इस 2 का पावर कितना रखेंगे कि 4 के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर 2 के पावर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि तेरा y का वैल्यू कितना आ गया, बोलो y का वैल्यू कितना आ गया 2। इसीलिए तेरा रेट लॉ इक्वेशन कितना हो जाएगा, r बराबर k इंटू a के पावर कितना है x1 और b के पावर कितना है तेरा 2 है। यानी कि r बराबर k a इंटू कितना b 2 हो गया। ये हमने निकाल दिया क्या बाबू, रेट लॉ इक्वेशन। तेरे से कोई क्वेश्चन पूछ देता है यहीं पर कि ऑर्डर क्या होता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता, तो तुम बोलता है x प्लस वाई बराबर कितना 1 प्लस 2 बराबर कितना 3, तेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में कहता है रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या करता है, निकालने के लिए बोलता है। रेट कांस्टेंट के लिए क्या चाहिए, आपको आर चाहिए, के निकालना है, ए का कांस्टेंट चाहिए और बी का कांस्टेंट चाहिए। अब इस चारों एक्सपेरिमेंट में 1 2 3 4 चारों एक्सपेरिमेंट में कोई भी डाटा उठा लो और उठा करके वैल्यू पुट कर दो, रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। अब बच्चा बोलेगा कि सर चारों में ऐसा करेंगे क्यों, भैया रिएक्शन मेरा एक ही रिएक्शन है और एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट उसका कांस्टेंट रहेगा। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, पढ़ चुके हैं। तो कंसंट्रेशन चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो, जिस एक्सपेरिमेंट को लोगे उसका ही सारा लेना है। ये नहीं कि एक बार ए यहां से उठा लिया दूसरा बार ए यहां से उठा लिया, नहीं, एक साथ लेना पड़ेगा। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, मान लो कि हम लोग लेते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेकर बनाता हूं, आपको और एक्सपेरिमेंट लेकर चेक करूंगा, ठीक है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इतना
फर्स्ट। तो r बराबर, ये मेरा रेट इक्वेशन हो गया, इसके अनुसार r बराबर k इंटू a इंटू बी के पावर कितना है बाबू, तुम्हारा 2 है। चलो r का वैल्यू कितना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.6 है, 0.6 गुना 10 के पावर कितना -3। k का वैल्यू निकालना है और a का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, a कितना है 0.1, तो यहाँ पर 0.1 हो गया a, इसका पावर 1 है तो एक बार आ जाओ, तो b का भी कंसंट्रेशन 0.1 है, और लेकिन ये कितना बार है 2 बार है, तो इसको 2 बार गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए k का वैल्यू निकालना है तो k का वैल्यू कहां निकल जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा इसके, यानी 0.6 गुना 10 के पावर -3 अब आता में 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1। जरा देख तो, यहां से तुम डेसिमल हटाएगा, यहां से डेसिमल हटाएगा, यहां पर हटाएगा, इसको तुम लिख सकता है 10 के पावर ऊपर 3 लिख सकता है क्या, एक डेसिमल हटेगा तो एक जीरो, एक डेसिमल हटेगा तो दूसरा जीरो, ये हटेगा तो तीसरा जीरो, 10 के पावर कितना हो जाएगा बताओ, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जब 10 के पावर 3 हो जाएगा तो तुम इसको तुम क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक ना। कितना हो जाएगा मेरा भाई 0.6, और ये तेरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आएगा तेरा 0 पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया। हाँ तो यहाँ अच्छा, यहाँ पर ये नाम किए थे 0.6 नहीं किए थे, यहाँ पर 0.6 करना पड़ेगा। देखो 0.6 किए हैं और 10 के पावर मैंने 2 लिखे हैं, उल्टा कर दिया, यहाँ पर 10 के पावर यहाँ 3 कर दिए हैं, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर बाबू -2। देखते रहना ये सब चीजें, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा तेरा माइनस कितना 2 हो जाएगा। अब तुम इसको तुम सॉल्व करेगा कितना हो जाएगा, ऐसे करते हैं, कितना है 6 गुना 10 के पावर कितना है -3 है ना। देखो के बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना 10 के पावर -3, और ये वैल्यू कितना था 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1, इसको सॉल्व करेगा तो ये 10 के पावर -3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा और तेरा ये हो जाएगा, कितना आएगा 6, और रेट कांस्टेंट के बीच क्या होता है बाबू मोल बटा में लीटर होता है, I2 कितना होता है सेकंड होता है ना। चलिए आ गया रेट कांस्टेंट। अब यही वैल्यू तुम कहोगे कि सर एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट लेकर ही कैलकुलेट करेंगे, हम 2 लेकर के कैलकुलेट नहीं करेंगे क्या, तुम 2 लेकर भी कैलकुलेट कर लो। चलो देखो मैं दिखा देता हूं 2 लेकर के भी, याद रखना, इसको मिटा देना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, पूरा हो जाएगा, हो गया। चलो देख हम एक्सपेरिमेंट नंबर हम 2 लेकर के कर देते हैं, है ना, सॉरी 2 लेकर के, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में देखना ये वाला देख तो चेक करने के लिए है ना, आप कहीं से भी कर सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख तो फ्रॉम इक्वेशन अगर 2 से करते हैं ये सही है, और कर लो अथवा करके, है ना, अपने मन की शांति के लिए, r बराबर k a b के पावर कितना है तेरा 2 है, k का वैल्यू निकालना है, k बराबर कितना हो जाएगा r बटा में a इंटू कितना b का 2, r का वैल्यू तो सेकंड कितना है 7.2 गुना 10 के पावर कितना -2 बटा में ये कितना हो जाएगा 0.3, तो ये का कंसंट्रेशन कितना 0.3, 0 पॉइंट हो गया 3, एक ही बार है, और ये 2 बार करना है, यानी 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2, 2 बार करेंगे b का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो तो क्या करेगा, यहाँ से एक डेसिमल एक डिजिमल, यहाँ पर कितना हो जाएगा तेरा 100 हो जाएगा, तो ये 100 और ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बात हो जाएगा, और यहाँ से तेरा ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको करोगे तो कितना बार में कट जाएगा 24 या 72 कटेगा, 24 2 से करेंगे तो कितना 12, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी k का वैल्यू कितना तेरा 6 ही आ गया, यहाँ पर भी कितना आया 6 ही आया, किसी भी एक्सपेरिमेंट का डाटा लेकर करोगे उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन जो टफ था मेरे ख्याल से, बाकी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। एक और ले लो, एक और है डाटा टाइप का क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं एनसीईआरटी का, ठीक है। बाकी आप लोग इसको बनाते चलिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट इसको, फिर से हो गया। चलो
हाँ, तो क्या कहता है क्वेश्चन? फोर पॉइंट 10 एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज है 4.10। क्या कहता है? रिएक्शन करता है इन रिएक्शन बिटवीन A and B, the initial rate of R0। देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक ना? इस तरह से मैं डाटा दे रहा हूं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से ए का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, इस तरीके से कर दिया है ना, 0.20, 0.20 और 0.40 है, ठीक ना? यहाँ पर बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना? 0.30, 0.10 और 0 कितना है बाबू? 0.05 है, 0.05 है, ठीक है। और कहता है कि यहाँ पर रेट दे दिया है, ठीक है, कितना? 5.07 10 के पर -5 है, 5.07 गुना 10 के पर कितना? -5 है, और 1.43 गुना 10 के पर कितना है? -4 है। इस तरह का क्वेश्चन है। कहता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करना है आपको? निकालना है। क्या करेंगे बताओ? वही चीज है, सेम चीज है, कुछ करना नहीं है। इसको इस स्टाइल में लिख दिया आपको तो लगेगा कि ये तो उल्टा कर दिया है ना। कुछ करना नहीं है, यहाँ से बना लेना, एक्सपेरिमेंट कर लो। और यहाँ पर कितना है? ए का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कितना है? बी का कॉन्सेंट्रेशन इधर कितना है? रेट तेरा दे दिया है ना। अदर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ए कितना? 0.20, दूसरा में भी कितना? 0.20 और तीसरा में भी कितना? 0.40। और यहाँ पर करता है कितना बाबू? बोलो, 0.30, 0.10 और 0 कितना? 0.5। और ये रेट तुम्हारा दिया हुआ कितना? 5.07 गुना 10 के पर -5, और ये तेरा 5.07 गुना 10 के पर कितना? -5, या 1.43 गुना 10 के पर कितना? -4 है ना। और यहाँ पर तुमको क्या करना है? निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है यहाँ पर तुमको? यहाँ पर तुमको रेट निकालना पड़ेगा, है ना। तो रेट का इक्वेशन तो तेरा पर आर बराबर कितना? के, और ए के पावर कितना? x इंटू बी के पावर कितना? y है। ये हो गया। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर कैसे निकलेगा? इसका तो सेम है, लेकिन इसमें कोई आपको सेम नहीं है बोलोगे। तो जब कोई इसमें सेम नहीं है तो तुम क्या करोगे बताओ? क्या किया जाएगा ऐसे कंडीशन में? क्या करना कि सब में क्या करना? देखो अभी इसमें तुम, अब देखो इसमें सेम लाने के लिए तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसमें? ना तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ये 0.10 के बराबर आ जाएगा। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे तो तुमको इसमें भी करना पड़ेगा, और तुमको किसमें करना पड़ेगा? तुमको इधर भी करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको करके बना करके दिखाइएगा। ये आपके लिए HW में दे देता हूं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको ऐसे अरेंज कर दिया हूं और थोड़ा सा हिंट दे दिया हूं, उसको करके देखना, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स बराबर वाट और वाई बराबर कितना? वाट, ये निकालना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नोट करके लिख लीजिए, यहां पर नोट करके, है ना। नोट करके इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना। ये जितना भी एग्जाम्पल है सब पूछता है, ठीक ना। याद रखिएगा, इसमें आपको ये वाला और ये वाला 3 याद रखिएगा। बाकी अगर सब याद रहता तो अच्छी बात है। जो पूछा उस पर टिक लगा देता हूं मैं, है ना। जीरो ऑर्डर में HCl वाला बहुत बार पूछता है। मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। बस इसको याद रखिए। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में देखिए, पढ़ने के लिए सब पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब जाइएगा तो जिस पे टिक लगे उसको याद रखना है। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर में सिर्फ एक याद रखना है, H2 + Cl2। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर के केस में आपका
यहाँ पर याद है H2O2 का डिकम्पोजिशन देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा ना, ये N2O5 देख लीजिएगा, और एक यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके है, ऑल रेडियो एक्टिव डीके आर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक ना। तो ये एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। आपका सिलेबस फर्स्ट ऑर्डर और आपका सिलेबस जीरो ऑर्डर कवर करता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है तीनों, है ना, सेकेंड ईयर कंपटीशन के एग्जाम में, तो इसको याद रखना है, ठीक ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी होता है ना, तो उसका भी कुछ एग्जांपल देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो। नोट नंबर 1 में एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर, नोट नंबर 2 में एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर, नोट नंबर 3 में एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक ना। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसको, ठीक है। चलो, नोट नंबर 3 हो गया। नोट नंबर 4 में लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, लिख लीजिए, हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन कॉपी में रहेगा तो कम से कम दिमाग में रहेगा कि सब याद रखना है, और याद रखना है बहुत टफ काम है ना, इसीलिए मैंने मेन चीजों को आपको दिलवा दिया। थर्ड ऑर्डर से नहीं पूछता है क्वेश्चन, फिर भी लिख लीजिए। नोट नंबर 4 करके ले लो, ये सब याद करना पड़ता है। नोट नंबर 4 कर लो, इसमें लिखो एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें लिख लीजिए, हालांकि तो पूछेगा नहीं। 2NO प्लस O2, 2NO2, दूसरा एक लिख लीजिए 2NO प्लस Cl2, 2NOCl बन जाएगा। तीसरा में लिख लीजिए 2NO प्लस कितना बाबू H2, ये बनता है N2O प्लस कितना बनता है H2O बन जाता है ना। ये याद रखिएगा, इसमें ये वाला बस याद रखिएगा, ज्यादा नहीं। ये वाला क्वेश्चन में भी देता है कभी कभी, ठीक ना। चलो, पांचवा नोट में लिख लो एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, देखिएगा यहाँ पर इसका ऑर्डर में बोल देता हूँ, कितना ऑर्डर होगा, इधर आपका एग्जांपल में लिख देता हूँ, ठीक ना। देखो, देख रहे हैं यहाँ पर H2 प्लस Br2, ये बनता है क्या बाबू 2HBr बनेगा, इसका ऑर्डर लिखना 1.5। दूसरा है मेरा CO प्लस Cl2, ये बनता है COCl2, इसका कितना है 2.5 है। इसके बाद लिखिएगा COCl2 को इसी को तोड़ दिया है, डिसोसिएशन बोल दिया है, CO प्लस Cl2, इसका ऑर्डर कितना हो जाता है 1.5, ठीक ना। इसके बाद CHCl3 प्लस कितना Cl2 है, और ये बनता है आपका CCl4 प्लस HCl बनता है, और इसका ऑर्डर रिएक्शन कितना बाबू 1.5। तो ये कुछ ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन है, जो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बहुत पहले राजस्थान पीएमटी में ऐसा कुछ, जब नीट नहीं होता था, है ना, जेई वगैरह में तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब भी क्वेश्चन पूछता है मेडिकल के एंट्रेंस में पूछता है, जेई में जब भी पूछेगा तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर यही दो पूछ सकता है, सेकेंड ऑर्डर भी नहीं पूछता है, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर। मेडिकल में क्या होता है कि मेडिकल में क्वेश्चन बहुत इजी रहता है लगभग, और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, बोल देगा कि बताइए इनमें से कौन सा फर्स्ट फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें से एक इसमें से दे देगा, बाकी सब में से दे देगा। तो याद रखना है ना, ये वैल्यू आपको कोई रिएक्शन को देख करके डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये नोट नंबर कितना हो गया 5। चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर देख लिया, जीरो ऑर्डर देख लिया, है ना, सेकेंड ऑर्डर देख लिया, फर्स्ट ऑर्डर एग्जांपल हमने देख लिया, सबका डिफिनीशन देख लिया, है ना। अब हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलरिटी पर। उससे पहले एक और नोट लिख लो, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ही एक और नोट लिख लो। नोट नंबर 5 हो गया, नोट नंबर 6 करके लिख लीजिए। नोट नंबर 6 कर लो। कहता है कि अगर कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोई एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा ले लिया जाएगा, एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन हो, एक्सेस क्वांटिटी में हो,
तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके रिस्पेक्ट में 0 माना जाता है। ठीक है, लिखेंगे कि फॉर एनी रिएक्शन वन ऑफ, ऐसे कर लो, इफ वन ऑफ द reactant molecule which are having excess in amount, यानी कि more concentration, then the order of reaction of that reactant is considered to be 0। आई बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे A है और प्लस B है और यह बाद में भी कोई प्रोडक्ट आपका बनाता है और कह दे कि ये क्या, इसका जो कंसंट्रेशन है क्या है, एक्सेस है। क्या है? एक्सेस, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जब भी यहाँ पर रेट लिखेगा तो K और A के पावर कितना, X, और B का जो पावर होगा यानी इसका ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में, जब मैंने क्या बोला कि इफ फॉर एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा, वन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच आर हैविंग एक्सेस इन अमाउंट, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, then the order of reaction of that reactant is considered to be कितना, 0। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें से किसी भी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में हो, तो कहता है कि इस रिएक्टेंट का ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में क्या कंसीडर करेंगे, 0। तो बी का पावर कितना हो जाएगा, 0। इसको बोलते हैं R बराबर K और A के पावर कितना हो जाएगा बाबू, X हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़े। चलो देखेंगे, हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखता हूं कहां तक जाता है आज का लेक्चर। लिखेंगे, हेडिंग लगाइएगा मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बोलने का क्या मतलब है, किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बोलने का मतलब है कि कोई रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लेट कर लिया जाए तो हमने बोला N1A प्लस N2B और मिल करके कोई मेरा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। ये हमारा कोई केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में A कितना मोल है, N1 मोल, B कितना मोल है, N2 मोल है। यानी कह सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना, तुम बोलोगे कि N1 प्लस कितना, N2, बोलेगा ना कि ये कितना है, N1 मोल है, B कितना है, N2 मोल है। दोनों का जोड़ देंगे तो वो जो वैल्यू आएगा उसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलरिटी, है ना। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि ये इसका पावर चल जाएगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। आगे पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ाएंगे, मतलब इसी में, यानी कि कल के क्लास में हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो उसमें बताया जाएगा कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसी का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है ना। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में होता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी, और मॉलिक्यूलरिटी कहता है कि किसी भी रिएक्टेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज जो होगा उसी की संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, मेरा
मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे कि सर मॉलिक्यूलरिटी N1 प्लस कितना हो जाएगा बाबू, N1 प्लस कितना N2। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि रिएक्शन में कितना नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट है, तब बोलोगे कि N1 मोल A है और N2 मोल क्या है, B है। N1 प्लस N दोनों का मोल जोड़ देंगे तो टोटल मोल हो जाएगा, टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में। आई बता वेयर N1 क्या है, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्या बाबू, A, और N2 क्या है, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्या है आपका B है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। लिखेंगे कि इन एनी केमिकल रिएक्शन the total number of reactant molecule get converted into product by effective collision between the reactant molecule is called मॉलिक्यूलरिटी। तो क्या बोलेंगे बाबू हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आना है, इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। इसको ठेठ भाषा में एक लाइन में बोलना होगा, इसको बोलिएगा टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट in a chemical reaction is called molecularity। ठीक है ना, इतना लिख लीजिए और इसके बाद इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। चलो जल्दी करो, थोड़ा सा समझा देता हूं क्या होता है। हो गया, चलो। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको बात यहाँ पर लिखा गया है, एक टर्म लिखा गया है इफेक्टिव कोलिजन। तो क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन, इसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। आगे पढ़ना है कोलिजन थ्योरी, है ना, टेंशन नहीं लेना है। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकअप होता है। तो मैंने बोला कि A2 है और प्लस B2 है और ये बना कितना बाबू, 2AB बना। इसको बॉन्ड लाइन से दिखाएंगे तो A बना इस तरीके से, प्लस B बना इस तरीके से बना, और यहाँ पर बनेगा कितना, AB बनेगा एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल क्या बनेगा, AB बनेगा, यही बनेगा। तो भाई ये दोनों रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है टूटना पड़ेगा। अगर AB बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, तो A और B बन गया, A और B बन गया, तो यहाँ पर AB और क्या बना, AB बन गया, बना ना। तो होता क्या है कि कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो ओल्ड बॉन्ड प्रेजेंट है वो ओल्ड बॉन्ड क्या करता है, पहले ब्रेक करेगा और फिर क्या करता है, इन्हीं के बीच में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तब जाके ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं। तो अब बात ये आएगी कि सर इसको तोड़ने के लिए हम क्या करें। इसको तोड़ने के लिए आपको हीट एनर्जी देना पड़ता है। जब भी हीट एनर्जी दीजिएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्साइट होगा।
एक्साइट होगा तो क्या करेगा, आपस में टक्कर मारेगा, कोलाइड करेगा, इसी को बोलते हैं कोलिजन। अच्छा, दूसरी चीज है, मैंने बोला था इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब है? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है कि वैसा कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा नहीं कि हमने कोलिजन करवाया और प्रोडक्ट नहीं बना, तो वो उस कोलिजन का कोई मतलब नहीं है। आप पटना में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं 2 साल का और आप एग्जामिनेशन में जाकर के फेल कर गए, यानी कि आपकी स्टडी इफेक्टिव स्टडी नहीं कहलाएगी, है ना। इफेक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि आपने पढ़ा, एग्जाम दिया और अपने पास करेगा, है ना। आप +2 में आ गए हैं तो आप बोलेगा कि भाई कहाँ पर हो, क्या करो, भाई पढ़ने गए पटना। जब पढ़ने गए तो आप पढ़ते होंगे, लोग तो यही सोचता होंगे, आप पढ़ते नहीं, रिजल्ट आपका खराब हो गया, मतलब देयर इज नो एनी इफेक्टिव स्टडी। ठीक उसी प्रकार से मान लो कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अगर मान लो कि अगर ये दोनों आपस में कोलाइड करेगा, मैं बोलूंगा कि ताली बजाओ, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से करोगे, ये इफेक्टिव कोलिजन होगा, है ना। अगर मैं बोलूं कोलाइड ही करवाना है, जैसे मैं आया यहाँ से और आया और इसके लैटरली कोलाइड करेंगे यहाँ से, आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? नहीं दे, ताली की आवाज सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि कोलिजन तो हुआ लेकिन इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ, है ना। यहाँ से गया, इस तरह से गया, इसे एकदम इन टू इन कोलाइड किया, तो क्या यहाँ से आपको ताली बजा? नहीं बजा। मतलब है कि ताली बजाने के लिए प्रॉपर वे में इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। और वही इफेक्टिव कोलिजन क्या करता है, रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा है किसी के बीच में, तो हम कहेंगे कि वो कभी भी रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा। यहां पर भी वही बात है, अगर मान लो कि सपोज दैट यहां पर ए है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर कह दें कि बी है, बी है, बी है, बी है, बी है, बी है, सी है, सी है, डी है ना, ई है, इतने सारे हैं, और मैं बोलूं कि सब इसके साथ कोलिजन करने की कोशिश कर रहा है, सब इसके साथ कोलिजन करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं बोलूं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक कितना 11, ये सारे रिएक्टेंट हैं, सारे आपस में कोलाइड करने की कोशिश करेगा। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूं कि क्या ये 10 के 10 इस 11वां से, मतलब कि ए से एक साथ इफेक्टिव कोलाइड करेगा? और ऐसे समझो ना भाई कि आप मेला में जा रहे हो, मेला में कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को अगर चारों तरफ से कोई घेरने की कोशिश करेगा, तो लड़ने की कोशिश करेगा, टकराने की कोशिश करेगा, तो क्या सारे के सारे व्यक्ति टकरा जाएंगे उससे? नहीं टकराएंगे। मान लो कि सब लोग आया, हो सकता है इसने बी के साथ इसने टक्कर मार दिया और तब जाके यहाँ से ए बी प्रोडक्ट बना दिया, तो मैं बोलूंगा कि बताइए इस रिएक्शन की मोलिक्युलरिटी कितना होगी? तो आप बोल दोगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11? नहीं, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। नंबर्स ऑफ टोटल मॉलिक्यूल तो था मेरे पास, टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो बहुत सारे 11 है, क्या 11 की 11 टकराए इसके साथ? क्या नहीं, जिसके साथ इफेक्टिव कोलिजन होगा वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और उसी की मोलिक्युलरिटी कंसीडर की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूं कि इस ए भी बना तो इसकी मोलिक्युलरिटी कितना? 2, एक ए और एक बी, 2 हो गया। आपको लगेगा करे साला तो यहाँ पर 11 है, तो आंख बंद करके मारोगे कि टोटल नंबर ऑफ मोलिक्युलरिटी कितना? 11, गलत हो जाएगा। मोलिक्युलरिटी का मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर देने से मतलब नहीं है, मतलब है कि उनमें किनके किनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होता है और कौन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, है ना। तभी हम लोग उसको मोलिक्युलरिटी को कंसीडर करेंगे। कहता है कि मोलिक्युलरिटी जो होता है एक प्रकार का थ्योरेटिकल क्वांटिटी है और इसको हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात ये भी बोलता है कि जो मोलिक्युलरिटी होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के केस में 3 से ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हार्डली 3 होगा, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है कि 3 मॉलिक्यूल एक साथ इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, 3 से ज्यादा कोलाइड नहीं कर सकते हैं। 4 5 किसी भी केमिकल रिएक्शन का 4 5 7 10 15 18 ये मोलिक्युलरिटी नहीं हो सकता है। मोलिक्युलरिटी तभी होगा जिनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा, और दैट कोलिजन विल बी रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट
then that numbers of colliding reactant molecule is called क्या, molecularity। इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, वैसा कोलिजन जिसकी वजह से मेरा रिएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर कन्वर्ट नहीं होता, जैसे मैंने बताया, ये ताली मैंने बजाने की कोशिश की, ऐसे टकराया तो सही, लेकिन ताली नहीं बजा, कोई मतलब आपको वॉइस नहीं, ताली क्या मतलब है, टकराने तो मैंने टकराया, ये टकराया तो बोलोगे कि सर ताली बज गया, इट मींस कह सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। क्लियर है? चलो नोट कर लेते हैं। तो नोट करने की क्या जरूरत, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मॉलिक्यूलरिटी में लिख लिया डिफिनीशन, उसके बाद आपने क्या लिखा, यहां पर लिखा आपने मॉलिक्यूलरिटी का फार्मूला, कोई पूछे तो बोल देंगे N1 N2, N1 क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, N2 क्या है बाबू इफेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, और N1 क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे, नोट करके लिख लो, नोट करके। देखिए पहला नोट, मॉलिक्यूलरिटी इज अ थियोरेटिकल क्वांटिटी। क्या है प्रकार होगा, थियोरेटिकल क्वांटिटी है। दूसरा लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी इज अ थियोरेटिकली कैलकुलेटेड। आई क्वेश्चन में। तीसरा लिखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता। लिखेंगे, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन रिएक्शन मैकेनिज्म। चौथा पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता। याद रखिए, जब भी होगा होल नंबर इंटीजर होगा। आई बस में याद रखना है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था 1.5 था, फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल भी देखा था मैंने। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव भी होता था, पॉजिटिव भी होता था, जीरो भी होता था, सब देखा था मैंने, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी के साथ ऐसा नहीं है, है ना। देखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी never be zero, negative and fractional। सॉरी, है ना, याद रखना। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, और क्या हो सकता है बाबू, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, ये सारा चीज था, है ना। ये ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर होगा। लिखेंगे, इट इज ऑलवेज होल नंबर, है ना। होल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह का वैल्यू हो सकता है। ठीक है। छठा, ये इमेजिनरी नहीं होता, काल्पनिक नहीं होता, बिल्कुल क्या होता है, रियल होता है। याद रखिएगा, है ना। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। एक और पॉइंट लिख लो, छठा पॉइंट करके, मॉलिक्यूलरिटी ऐसे लिखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन कितना होता है, 3 से ज्यादा नहीं। अगर 3 से ज्यादा है तो समझिए कि आप गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। चल नोट कर लीजिए इसको, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चल मिटाता हूं मैं। एक क्वेश्चन बना ही रहा था, क्वेश्चन बनाया था, बना दो, फाइंड द
वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। अभी मैं कुछ रिएक्शन दूंगा, उसका मोलिकुलरिटी आपको निकाल कर बताना है ना। 2NO प्लस O2 बनता है 2NO2। इधर आपका मोलिकुलरिटी लिख दीजिएगा, ठीक ना। दूसरा है 2H2 प्लस हाफ O2, ये बनता है आपका 2H2O। तीसरा है KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 बनता है KCl प्लस 3FeSO4 का होल थ्राइस प्लस 7H2O। इसका मोलिकुलरिटी बताना है। चौथा में है SnCl2 प्लस 2FeCl3 बनता है 2FeCl2 प्लस SnCl4। इसका बताना है। पांचवा लिख लेना 2H2O2 बनता है 2H2O प्लस कितना O2 बनाना है। इसका मोलिकुलरिटी बताना है। बन जाएगा, बताकर बताइए। हाँ, तो हम लोग को मोलिकुलरिटी निकालना है। रिएक्शन दिया हुआ है। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन व्हिच आर इफेक्टिवली कोलाइड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यही ना। चलिए अब यहाँ पर रहो, तो हमने बताया था फॉर्मूला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़ देना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। अब तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना 2 और इसका कितना 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर कितना 3। 2H2 है, हाफ O2 है। हाँ, तो यहाँ पर कितना है 2H2 और हाफ O2 है। क्या बनाया 2H2। तो लड़का क्या समझेगा, देखो यहाँ पर 2 और 2.5, ये 2.5 नहीं है। लड़का गलत कर देगा, लड़का बोलेगा कि 2 मोल और 1/2, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। लड़का सोचेगा तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, गलत हो जाएगा। नहीं, इस 2 से यहाँ से 2 कट करोगे तो कितना बचेगा 2 और ऑप्शन कितना 3, तो यहाँ पर इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 3। याद रखना 2 और एक कितना ऑप्शन 3। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कितना 6, इसका कितना 3, तो 1 6 7 3 10, इसका मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा 10। SnCl2 है, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कितना 2 हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना 3, इसका कितना हो जाएगा 3, और इसका तुम करोगे तो कितना सिर्फ 2 ही है, हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो हम लोग को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है ना, ये सॉरी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या है, हम लोग को उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए लंबा चौड़ा रिएक्शन दे देगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि आपके अनुसार या मेरे अनुसार ये कौन कौन चीज सही हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि मोलिकुलरिटी मैक्सिमम कितना वैल्यू होगा, मैक्सिमम 3 होगा। अगर 3 से ज्यादा है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा है, ठीक ना। चलो 2 और 1 3, ये मोलिकुलरिटी का वैल्यू क्या आपका सही है। 2H2 प्लस हाफ O2, बच्चा क्या समझेगा, बच्चा बनाएगा, आपको आंसर में दे देगा, यहाँ पर दे देगा 2.5, है ना। देखो देखो यहाँ पर बोल देगा कि 2 है प्लस 1/2 है, या 5/2 हो जाएगा बराबर 2.5। लड़का बोलेगा कि 2.5 इसका है, जोड़ लेगा 2 और 1/2 कितना 2.5, ऑप्शन में दे देगा, लड़का मार करके आ जाएगा कि यह नहीं गलत हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पर A है, तो H2 प्लस एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देगा 3, है ना। याद रखना, अगर कोई बंदा 2.5 मार कर आता है तो गलत हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होता, ठीक है। चलो ये दो, तो 1 6 7 3 10 मोलिकुलरिटी लिखा 10 कभी किसी का मोलिकुलरिटी हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता, मतलब ये क्या आपका गलत है। 1 2 3
मोलिकुलरिटी कितना है 3, ये क्या आपका सही है, और ये कितना है 2, ये क्या आपका सही है। तो एक चीज याद रखना, 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 के अंदर में रहेगा, ठीक ना। और कभी भी याद रखना कि फ्रैक्शनल वैल्यू इसका नहीं होता है, ठीक है। चल नोट कर लीजिए इसको। हो गया, इसी टाइप के बनाइएगा, ठीक ना। चलो मिटा दें। चलो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखेंगे राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, बिहार बोर्ड 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लिखेंगे, अब बच्चा सब बोलेगा कि सर सिर्फ बिहार बोर्ड वालों की क्वेश्चन की बात करते हैं, सीबीएसई बोर्ड वालों की क्यों बात नहीं करते हैं? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए टोटल जितना भी चीज है वो सब पढ़ना पड़ेगा पास होने के लिए, है ना, याद रखिएगा। लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड molecularity of reaction, इसको लगा लीजिएगा, VBI BSEB 2021 में क्वेश्चन आएगा, है ना। 99.9999% आएगा क्वेश्चन। तो कैसे लिखेंगे, लिखो आंसर क्या करना है, एक तरफ ऑर्डर कर दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक तरफ क्या कर दो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो पहला पॉइंट कुछ भी नहीं जानते हो तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, डिफिनीशन, है ना। लिखेंगे कि इट इज द सम ऑफ पावर रेज्ड टू the concentration term of each reactant in a given rate law equation, ठीक है। यहां से देना a प्लस बी, ये बनता है प्रोडक्ट r बराबर k a टू दी पावर x एंड b टू दी पावर कितना y, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना x प्लस कितना बाबू y, ये लिखना पड़ेगा। दूसरा इसका इसमें क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट इसका डिफिनीशन लिखेंगे, इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल participate in a chemical reaction, है ना। बस अब इफेक्टिव कूलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, मेन आप समझ गए। और लिखना है यहाँ पर N1A प्लस N2B और बनता है कोई आपका प्रोडक्ट, है ना, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा इसका, बोलो N1 प्लस कितना बाबू N2, ठीक है। चलो ये पहला हो गया, चलो नोट करो, इसी में लिखेंगे मिटा मिटा करके, हो गया। चलो देखो, कोई भी अगर आपको डिफरेंस नहीं आता है ना, डिफरेंस जब भी पूछेगा तो 2 नंबर के पूछता है, तो कम से कम अगर डिफिनीशन याद है तो दोनों का डिफिनीशन अलग अलग अपना जो भी है लिख दीजिए, नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 निगेटिव, है ना, पॉजिटिव, है ना, फ्रैक्शनल 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मोलिकुलरिटी नेवर भी 0
नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, है ना, फ्रैक्शनल एंड होल नंबर भी कर दो, एंड होल नंबर, जबकि ये फ्रैक्शन नहीं होता, ये ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है। तीसरा चीज, इट इज एक्सपेरिमेंटल होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। ये क्या होगा तीसरा इसका, इट इज थियोरेटिकल क्वांटिटी एंड इट इज थियोरेटिकली कैलकुलेटेड। ये क्या करेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करता है। लिखेंगे इट इन्वॉल्व इन रिएक्शन मैकेनिज्म, जबकि ये क्या होगा, इट नॉट इन्वॉल्व इन रिएक्शन मैकेनिज्म। आई बात समझ में। पांचवा पॉइंट लिखना है तो लिख लो, क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू 3 से ज्यादा हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 होता है, एनथ ऑर्डर हो सकता है। लिखेंगे इट हैज एनी वैल्यू लाइक 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कुछ भी तक, जबकि क्या होगा इसका वैल्यू लिखेंगे, इट कांट एक्सीड मोर देन 3, मैंने कि मॉलिक्यूलिटी का वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। तो ये लिमिटेड है मॉलिक्यूलिटी, कितना बाबू, 3 तक, जबकि ये लिमिटेड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। चलो देखो, अब हम लोगों ने पढ़ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बेसिक डिफिनीशन पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने, रेट लॉ पढ़ा, रेट कैलकुलेट करने के लिए पढ़ा है ना, मॉलिक्यूलिटी को देख लिया है ना, कुछ प्रॉब्लम्स को देखा, कुछ एनसीईआरटी को देखा, कुछ इधर उधर का क्वेश्चन को देखा हम लोगों ने। तो इससे ज्यादा, इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछता नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की, तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यहां पर वो वाला मैकेनिज्म बात नहीं करेंगे जो होता है मेरा, वो वाला मैकेनिज्म जो होता है, क्या बोलते हैं जिसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म नहीं होगा यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं और उस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, ये चीज है। तो उसको बोलता है मैकेनिज्म, बोलता है, लिखेंगे ऐसे लिखो, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिएगा, द केमिकल रिएक्शन 2 प्रकार का होगा। एक पढ़ेंगे हम लोग, पहला करना एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ेंगे, और दूसरा जो होता है मेरा, दूसरा में करना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या होता है बाबू, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, वैसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, है ना, मतलब कि एक ही स्टेप में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे मान लो कि ए है और प्लस बी है, और इसको बनाना है डी बनाना है,
तो क्या होगा कि ये एक रिएक्शन हो गया, ये एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ। ये क्या होता है कि पहले ए से बनेगा सी, फिर सी प्लस बी करता बनेगा क्या, डी बनेगा। यानी कि ये मेन रिएक्शन है और ये सिंगल बार में कंप्लीट नहीं करता, सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं करता, बल्कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट करता है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे क्या बाबू, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। और एलिमेंट्री रिएक्शन उसको बोलते हैं जो सिंगल स्टेप में क्या कर जाए, कंप्लीट कर जाए। जैसे कि ए है प्लस बी है और बनाना हमारा का डी है, तो एक ही बार में क्या होगा, ये फाइनल हो गया। आई बात समझ में? तो जो सिंगल स्टेप में एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो 2-3 स्टेप में कंप्लीट होगा, मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो लिख लेंगे यहां पर, लिख लीजिए एलिमेंट्री रिएक्शन, लिख लेंगे द रिएक्शन which are completed under या completed in single step कर दो, completed in single step is called elementary reaction, elementary reaction, ठीक है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, यहां पर देख लेते हैं जरा, देखेंगे इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। याद रखना मेरे भाई, आई समझ में, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने क्या बोला, हमने बोला क्या कि इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा इज इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। यानी तुम कह सकता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो सर हम बोल सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होगा उसी को हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे भाई बोल सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वही तो मेरा मॉलिक्यूलरिटी होता है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ये बोल रहा है, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा इज मस्ट बी इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। नोट कीजिए, बोल सकते हैं क्या, चलो हो गया। देखो यानी तुम बोल सकता है इस चीज को, अब याद रख लीजिएगा, आपको बुक में या जो सिलेबस में जो पढ़ना है वो 90% से ज्यादा 99% क्वेश्चन जो है वो आपके एलिमेंट्री रिएक्शन ही है। याद रखिएगा मिस, हमने मान लिया लेट N1A प्लस N2B है और ये बनता है कि आपका प्रोडक्ट बनता है रेट कांस्टेंट जो होगा, रेट लॉ इक्वेशन जो होगा तो K इंटू A इंटू कितना B हो जाएगा। और इसका पावर क्या लिखते थे हम लोग, x और y लिखते थे। याद है हमने बोला था एक्स में कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके ऊपर मत रख दीजिएगा क्योंकि ये लिमिटेड है। किसके लिए होता है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो स्टोइकोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट होगा वही इसके पावर चढ़ जाएगा, दैट इज N1 और ये क्या हो जाएगा N2। बगल में लिखेगा इज ये क्या है, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है आपका। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा यही इसके कंसंट्रेशन का पावर चढ़ जाएगा। आई बात समझ में, ये हो गया आपका रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है ना। दैट इज कह सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, बोल तो
N1 प्लस कितना N2, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बोल, N1 प्लस कितना N2। तो ये किसके केस में, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में। आई बस में तेरे को क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A प्लस 2B से बनता है प्रोडक्ट। ऑप्शन दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, क्या मारेंगे आंसर। अब तुम कहेगा कि सर ये कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट्री है कि क्या है, नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन में अगर आपको एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स नहीं दिया रहेगा, नोट कर लीजिए, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन में एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नाम नहीं दिया रहेगा तो मानेंगे एलिमेंट्री। क्या मानेंगे, एलिमेंट्री। हमने मान लिया क्या कि कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक को 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक को कितना 1 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई बोल देगा कि ये कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई बोलेगा इसका रेट लॉ लिखो, अगर तुमको रेट लॉ और इसको लिखना पड़ेगा R बराबर K और A के पावर कितना, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका पावर कितना 1, B बोले कितना रहेगा इसका पावर, B का कोफिशिएंट कितना 2, इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर कोई बोल देगा इस तरह से क्वेश्चन दे करके, एक तो क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दे दिया बोल दिया, ठीक ना, नहीं जानते हैं कॉम्प्लेक्स से एलिमेंट्री है तो मारेंगे एलिमेंट्री, और एलिमेंट्री के केस में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही उसके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म के पावर में चला जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो मोलिकुलरिटी होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ये दे देगा, बोलेगा कि यह एक प्रकार का एलिमेंट्री रिएक्शन है, और बोलेगा कि व्हाट इज द रेट लॉ इक्वेशन, तो रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखते हैं बाबू, R बराबर के रिएक्टेंट मोलिक्यूल का कंसंट्रेशन का पावर सम रेज करेगा, तो जो इसका कोफिशिएंट होगा वही इसका पावर चला जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एक ही बात याद रखना है, सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है, वही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म का पावर के रूप में डेवलप हो जाता है। दैट इज कह सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा वही मोलिकुलरिटी होगा, जो मोलिकुलरिटी होगा वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आज की कहानी बाबू यही तक कर देता हूं मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स देखते हैं कि 1, 2, 3 स्टेप में होता है, उसमें पढ़ेंगे क्या होता है, और उस पर 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे निकालने के लिए। इसमें तो सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन एलिमेंट्री तो बल्ले बल्ले, अगर क्वेश्चन में एलिमेंट्री नहीं मेंशन है तो मान लेंगे क्या एलिमेंट्री। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़ते रहिए मेरे भाई, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।